कोई लीडर ही बोले थे हमको कि पकड़ना है तो इसको पकड़िए। उसको पकड़ना उस समय बहुत डिफिकल्ट जैसा था। दाऊद का आदमी था, 20 साल तक तो अंदर ही रहा वो। अच्छा सर, आप पुलिसिंग और आर्ट में कोई कनेक्शन देखते हैं सर? सर आप एक बुक ऑथर भी है, तो आपकी जो बुक है वो कौन से टॉपिक पे बेस्ड है और ये लिखने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया है सर? यूथ के लिए कुछ आइडियाज बनाए कि ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। 1 to Infinity लिखे, फिर उसके बाद एवरीडे मिरेकल, इंस्पिरेशनल बुक्स है। और यूथ के लिए 2011 में मेरी न्यूयॉर्क में एग्जीबिशन थी, पूरे वर्ल्ड के लोग आए, देखे। सर कोई एक मैसेज जो आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स को या यूथ को देना चाहेंगे? वेलकम टू टॉकिंग चेयर्स, जहां हम मिलते हैं उन नेशन बिल्डर्स से जो पर्दे के पीछे कमाल का काम करते हैं। जैसे मूड ऑफ फूड लग्जरी फर्नीचर को स्टाइलिश और हैसल फ्री बनाता है, वैसे ही यहाँ मिलते हैं इंस्पायरिंग आइडियाज एंड स्टोरीज। पावर्ड बाय मूड ऑफ फूड, लग्जरी फर्नीचर अब बने स्टाइलिश और हैसल फ्री। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है गुजरात के एडीजीपी, एक विजनरी पुलिस ऑफिसर, टैलेंटेड आर्टिस्ट और ऑथर अजय चौधरी सर। उनकी जर्नी यूपीएससी से एडीजीपी तक, उनकी आर्ट एग्जीबिशंस और उनकी लिखी हुई किताबें सबको इंस्पायर करती है। आज हम उनके सफ़र, स्ट्रगल्स और पैशन पर बात करेंगे। स्वागत है आपका सर टॉकिंग चैट्स पे। थैंक यू सर, अभी तक की आपकी पुलिसिंग जर्नी में आपने कहाँ कहाँ पे फ़र्ज बजाई है और उसके लिए कुछ कोई खास इंसिडेंट्स हो या ऐसा कुछ कहना चाहेंगे सर आप प्लीज़? 99 बैच ट्रेनिंग के बाद फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में, पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में 2.5 साल वहाँ मम्मू मियाँ, पंजू मियाँ और वो जो एब्सकॉन्डर थे 10 साल से, उनको हम लोग अबू धाबी से पकड़े थे। और फिर 1.5 साल राजकोट ग्राम्य डिस्ट्रिक्ट, फिर 5 साल डीसीपी जोन 5 अहमदाबाद सिटी, फिर नवसारी डिस्ट्रिक्ट 1 ईयर, फिर एडीसी टू ऑनरेबल गवर्नर सर फॉर 1 ईयर, फिर बड़ौदा में डीसीपी साउथ तरीके 1 ईयर, फिर आईबी में, फिर आर्म्स यूनिट में, फिर अहमदाबाद सिटी में जेसीपी एडमिन एंड स्पेशल ब्रांच, फिर अभी ये असाइनमेंट पे। तो सभी तरह का नौकरी। काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस रहा है सर आपको, अलग अलग आईबी से लेकर पुलिसिंग से लेकर ऑनरेबल गवर्नर सर के साथ। एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। सर आपका बचपन कैसा रहा? आपके अर्ली इन्फ्लुएंसेस कौन थे और आप कहाँ पे बड़े हुए सर? I was born in tribal tri-junction of India, ओके जो पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ओके सर। और वहाँ एक छोटे से गांव में, ओके सर। सोन नदी के किनारे। अच्छा। और एंड चाइल्डहुड तो बहुत डिफिकल्ट रहा। ओके सर। और नॉट वेरी कोजी। ओके सर। एंड स्ट्रगलिंग टाइप। राइट सर। एंड आई वाज ए स्ट्रीट चाइल्ड। ओके। और लोअर मिडिल क्लास हम बोल सकते हैं। राइट सर। राइट सर। वैसा रहा। ओके। I struggled for paying fees, depositing fees, ओके। and ऐसा रहा। And sir, you have made it till here. It is grace of Almighty. And sir, of course, आपकी मेहनत और लगन। सर, क्या आप बचपन से पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे या और भी कोई सपने थे आपके सर? बचपन से तो शुरू में 12th क्लास पास करने के बाद था कि इंजीनियर बने, इंजीनियर। और इसलिए आईआईटी में एडमिशन मिल, लकली आई गॉट एडमिशन इन आईआईटी। ओके। उसके बाद ऐसा हुआ कि सिविल सर्विसेज करके डायरेक्ट लोगों से कांटेक्ट और उनके लिए काम करना, एक डायरेक्ट काम करना, ये अपॉर्चुनिटी है सर। इसके लिए आई अपीयर्ड इन यूपीएससी एग्ज़ाम एंड गॉट पुलिस ऑफिसर जॉब। तो बहुत पहले से तो ऐसा प्लान नहीं था सर, बट इट जस्ट हैपेंड। क्या बात है सर, ग्रेट। तो सर आपको मतलब लोगों के लिए काम करना और सिविल सर्विसेज के लिए वो एक इंस्पिरेशन था आपका? हाँ जी जी जी। सर आपने आईपीएस बनने का डिसीजन कब लिया सर? ये तो एग्ज़ाम ही प्रोसेस है उसका। सर सर। और उसमें प्रायोरिटी लिखना रहता है सर। तो आई गेव आईपीएस एज माय टॉप प्रायोरिटी। राइट सर। तो ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वैसा। सर। कोई ऐसा मोमेंट या इंसिडेंट जो आपको इंस्पायर किया हो बचपन में, जब आपको लगा था कि बहुत ही स्ट्रगलिंग डेज थे आपके?
हाँ मतलब इट डिपेंड्स लाइक डे टू डे ही अपना सभी का कैसे देखते हैं सर वो, तो सभी चीज़ इंस्पायरिंग हो सकता है। तो कोई भी चैलेंज है सर वो हमको इंस्पायर करता है। सर ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी तो इंस्पायर करता ही है, बिल्कुल सर और कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना राइट हमको इंस्पायर करता है, और स्पेशली टेक्नोलॉजी से ओके और ह्यूमन इंटरवेंशन से। ओके सर कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम है, मास की प्रॉब्लम है या, तो उसको सॉल्व करना टेक्नोलॉजी के हेल्प से सर मेरे को हमेशा इंस्पायरिंग लगता है, क्या बात है क्योंकि आईआईटी एक टॉप इंस्टीट्यूशंस है बिल्कुल सर और उससे पास होके एक सर्टेन ऑब्लिगेशन भी है कि Okay. क्या दिया, राइट सर और तो उसका एक रियल लाइफ में हमेशा हाँ वो एक एनालिटिकल माइंड बोलते हैं ना, कि बिल्कुल कोई सर। भी चीज़ में अपने माइंड लगा के उसको सॉल्व करना, बिल्कुल तो मेरे को अच्छा लगता है। बिल्कुल और जैसे अभी चलन है थिंक फ्रॉम स्टार्ट, थिंक फ्रॉम स्क्रैच, जैसे एलन मस्क बोलते हैं ना बिल्कुल सर कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स या जीरो बेस्ड थिंकिंग। ओके सर कोई भी चीज़ को ऐसा नहीं कि जो हो रहा है वही अच्छा है ना, वी कैन ऑलवेज थिंक फ्रेश एंड थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल्स एंड सॉल्व इट। बिल्कुल सर तो ऐसा सर ये एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, आईआईटी पास आउट एंड आईपीएस ऑफिसर। अब ऐसा है, लाइफ इज लाइक ऑलवेज रेयर, एवरीबॉडी इज रेयर, everybody's condition is rare. It is up to us to only like see it and appreciate it na. Life is always beautiful. दिस इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर। सर यूपीएससी क्रैक करना किसी भी एस्पिरेंट की ड्रीम होती है, आपकी वो जर्नी कैसी रही सर? It is hard work and only hard work, राइट सर and hard work plus chance also, ओके सर because आप जो पढ़ के जा रहे हैं वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल सर So hard work plus chance plus blessing of parents and Almighty. बट कोई भी यूथ अगर बहुत अच्छी से मेहनत करे, फोकस्ड मेहनत करे, बिल्कुल सर। तो डेफिनेटली यू कैन गेट थ्रू इट। सर ये तो आपका मतलब बड़ापन है कि आप बोल रहे हो कि ब्लेसिंग तो है ही है डेफिनेटली, बट जो हार्ड वर्क से हाँ, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, देयर इज नो शॉर्टकट। और वैसे भी लाइफ में भी सर कोई भी चीज़ में एक मेटल और एक ये ज़रूरी है। शॉर्टकट हो सकती है, लेकिन फॉर अ लॉन्ग रन, फॉर अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस, राइट सर। you need to have a very tough mindset and वैसा। सर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम में कभी कोई ऐसा टाइम आया होगा कि कभी आपको सेल्फ डाउट आया था, और तब आपने मोटिवेशन कैसे बनाए रखी सर? कोई यस, पर्टिकुलर वो तो सेल्फ डाउट तो हमेशा ही रहता है सर? कोई भी चीज़ में, कोई भी एग्ज़ाम में। राइट इट्स नॉट 100% श्योर कि आप, लेकिन बट स्टिल यू बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन डेस्टिनी राइट सर एंड बिलीव इन ऑन ऑलमाइटी, सर। और फिर पूरे जोश के साथ और पूरी एनर्जी के साथ यू टेक प्लंज। तो लेकिन डिफ़िकल्ट टाइम में भी टिके रहना, यही तो टेस्ट है। कोई भी स्टूडेंट को हार तो नहीं मानना चाहिए। बहुत बार नेचर भी टेस्ट लेती है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है क्या है। तो एकदम टिके रहना और लास्ट तक टिके रहना और पूरी मेहनत और जुनून के साथ, तो डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। मतलब वैसा भगवान भी परीक्षा लेगा, क्योंकि आपको ये क्रैक करने के बाद आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाले है। हाँ, मतलब कोई भी चीज़ में सर अपने मेहनत को 10x कर दें। हाँ हाँ जैसे सीवी रमन के पास उनका कोई नोबेल लॉरिएट सीवी रमन के पास कोई उनका आया रिसर्च असिस्टेंट, बोला सर यूएस में जो रिसर्च कर रहे हैं वो बहुत अच्छी मशीन है उनके पास। ओके तो ये बोले अपना एफर्ट 10 टाइम्स कर लो, तो उसको कंपनसेट कर देंगे हम लोग। तो कोई भी चीज़ में अपना एफर्ट करना तो अपने हाथ में ही है ना, बिल्कुल तो वो बढ़ा दें तो एकदम। सर हम सोच सकते हैं और आपने ये करके दिखाया है सर। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। सर पहली पोस्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? कोई ऐसी यादगार मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे सर? पहली पोस्टिंग राजकोट डिस्ट्रिक्ट में चेतपुर सब डिवीज़न में था।
बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही मेमोरेबल रहा। सर और एक क्या है, जो चीज़ थ्योरी पढ़ा है और एक एक्सपीरियंस और एक इंथुजियाज़म के साथ और एक मिशन मोड में रहना और एक एक चीज़ बारीकाई से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना और फोकस करना, तो बहुत ही मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस था और पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी बहुत मिला। और फर्स्ट टाइम लाइक पब्लिक इंटरेक्शन था, लोगों के एक्सपेक्टेशन में भी खरा उतरे वैसा भी था। आई थॉरली इंजॉयड इट एंड ट्राइड टू गिव माई बेस्ट सर वैसा। सर आप अगर कोई कॉमन मैन आपके पास आता है तो आप कुछ बताएंगे सर, कैसे आप उसे सॉल्व करते हो? कोई कॉमन मैन अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है। हाँ, कोई कॉमन आदमी आए तो मेरा अप्रोच ये रहता है कि एक ही बार में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सर दूसरा धक्का नहीं खाना पड़े। दैट्स नंबर 1। ओके एक बार आया है, उसकी चीज़ को हम पहले समझ लें, सर देन इन वन शॉट उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, इसके लिए हम थिंकिंग करते हैं कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट क्या है। ओके इसकी जो एक तो उसकी प्रॉब्लम को समझना और उसकी सॉल्यूशन खोजना और ड्यूरेबल सॉल्यूशन खोजना, सर एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। तो जितने देर वो बैठे रहते हैं 2 से 5 मिनट में हम समझ लेते हैं सर क्या वो वर्ड्स यूज़ किया, कैसा बोला, सर उसके ऊपर से। ओके देन इमीडिएटली आई कॉल टू कंसर्न एंड इन वन शॉट विथ माई एक्सपीरियंस कि वन शॉट में कैसे सॉल्व हो सकता है इसका, तो वो आई ट्राई और मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अपनी ये रहती है कि बार बार धक्का नहीं खाना पड़े उसको, और एक ही बार में जैसे हमको मिला फिर आई टेल हिम टू हैव अ कप ऑफ टी एंड वेट। इन बिटवीन अपनी सभी मैशनरी को फास्ट कर देते हैं कि इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, कैसा ऐसा ये स्टेप्स, तो विद इन हाफ एन आवर या ऐसा। अगर इमीडिएट सॉल्व होने वाला है ओके तो वो उसको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए या उसको कुछ ये चाहिए तो वो हाथ में दे के ही भेजते हैं हम, क्या बात है। खाली हाथ नहीं भेजते हैं। ओके और ऐसा ट्राई रहता है, और अगर नहीं हो पाया तो उसके घर तक वो चीज़ सॉल्व किया हुआ पहुंच जाए उसके पास, उसको दूसरी बार धक्का नहीं खाना पड़े, मतलब ऐसा रहता है। सर ऐसा बहुत ही रेयर आजकल होता है, और सर मतलब वी आर ग्रेटफुल टू हैव यू। नहीं मतलब ऐसा ट्राई करते हैं मतलब। सर एक आईपीएस ऑफिसर से एडीजीपी तक का सफ़र आपने पर्सनली कैसे शेप किया सर? ये तो प्रोसेस है, और आदमी काम भी करता है, सीखता भी है, एक तजुर्बा भी होता है, सर फिर एक्सपीरियंस है। तो 25 इयर्स हो गए सर्विस में, राइट तो एडीजी सीआईडी क्राइम महिला सेल, ओके तो वीमेन सेफ्टी के लिए एक अहमदाबाद में जैसे निर्भया सेफ सिटी प्रोजेक्ट हम लोग इम्प्लीमेंट किए थे, अभी उसी का कैसे पूरे स्टेट के लिए हो सकता है, ओके तो उसी एक्सपीरियंस को यूज़ करके और ऐसा बनाते हैं। सर लीडरशिप के कुछ की लेसन्स जो आपने आपकी जर्नी में सीखे और आप यूथ को बताना चाहेंगे सर? कोई भी चीज़ को, सभी लोग लीडर ही हैं, मतलब लाइक अभी के इंटरनेट के समय में कोई भी आदमी कुछ भी इनोवेटिव कर सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिट। फिर भी मेरे को लगता है वी शुड बी डाउन टू अर्थ एंड ऑलवेज थिंकिंग होना चाहिए, और इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ का फास्ट डिसीजन जो है वो एक्सपीरियंस से आएगा, और सभी लोग मतलब लाइक लीडर ही हैं, मतलब बट अच्छा वर्क कौन क्या कर रहा है उससे ही डिफाइन होती हैं। अच्छा वर्क क्या किया, रिजल्ट क्या मिला? क्या इनोवेटिव वर्क, एक पूरे सोसाइटी के लिए एक अच्छा वर्क जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो, अच्छा वैसा वर्क, वैसी चीज़ क्रिएट करना। तो आज के यूथ ऐसा सोच सकते हैं मतलब, लेकिन वर्क एंड वर्क इज़ ओनली इम्पोर्टेंट। ओके सर, हाँ, वर्क एंड एक्सपीरियंस मैटर्स। ट्रू सर। सर गुजरात में एज एन एडीजीपी आपको क्या चैलेंजेस फेस होते हैं सर? नहीं, नो चैलेंजेस एज सच, मतलब सर और बहुत अच्छा वर्क करने का मौका है, ओके सर। और
कोई भी नया टेक्नोलॉजी, नई थॉट सर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा है। ग्रेटफुल सर। सर आजकल एआई और टेक्नोलॉजी पुलिसिंग में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही है। आपका उस पर क्या ओपिनियन है सर? अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, स्पेशली जो एआई है, और अभी ASI एक नया है, ओके आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ओके सर। और उसका यूज़ करके बड़ी प्रॉब्लम को अपने सॉल्व कर सकते हैं ओके इजीली। सर। स्पेशली पुलिसिंग में बहुत यूज़, अपने अहमदाबाद सिटी में AI का बहुत एप्लीकेशन अभी लगाए किए हैं। बिल्कुल। फेशियल रिकॉग्निशन है, फिर और भी बहुत सारा चीज़, क्राउड डिटेक्शन, कोई स्ट्रीट पे क्राइम हो रहा है तो कैमरा ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और पुलिस ऑफिसर्स को अलर्ट कर देगा। ओके। तो निर्भया सेफ सिटी में हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं। और इसके अलावा अभी बहुत इनफाइनाइट यूज़ है AI का। और अभी देखते हैं एजेंटिक AI का एक कुछ डेमो हम देख रहे हैं, AI एजेंट। तो लिमिटलेस इसकी पॉसिबिलिटीज़ है, साथ साथ उसका प्रोज एंड कॉन्स भी देख करके। और लेकिन बहुत फ़ायदा तो होगा कोई भी डिसीजन मेकिंग में जहाँ लार्ज डाटा इन्वॉल्व है और ह्यूमन माइंड से उसको एनालिसिस नहीं कर सकते। बहुत बड़ी डाटा है, उसको एनालिसिस तो AI बहुत फास्ट उसको एनालाइज करके दे देगा, अपने को समरी बता के दे देगा। हाँ। और तो अपने को असिस्टेड AI इसको बोलते हैं। ओके। कि असिस्टेड AI, अपने कोई भी डिसीजन लें तो AI से हेल्प ले लें, वो असिस्टेंट जैसा रहे, असिस्टेड AI। ट्रू। पूरी दुनिया में भी ऐसा अभी है, सब लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। और चूँकि नया टेक्नोलॉजी है और बहुत कॉस्टली भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एजेंट को डिप्लॉय करना बहुत कॉस्टली है। तो उसका कॉस्ट वैल्यू इक्वेशन देखना पड़ेगा, कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट हो रहा है और रिटर्न क्या मिल रहा है। अगर रिटर्न सब्सटेंसिव मिल रहा है तो ही इसको जाना चाहिए, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी कॉस्टली है। वी आर ग्रेटफुल कि सर हम देख रहे हैं कि अहमदाबाद में काफ़ी AI टेक्नोलॉजी मतलब पुलिस यूज़ कर रही है। हाँ सर, कोई रिसेंट इनिशिएटिव जो गुजरात पुलिस की तरफ से आया हो और जो पब्लिक के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो, और उसके बारे में कुछ अगर आप बताना चाहते हो तो सर। अभी रिसेंट में DGP सर सभी पुलिस स्टेशन में सांत्वना केंद्र खोले हैं। ओके। जिसमें 4 अलग अलग कंपोनेंट मर्ज होके एक तरीके काम कर रहे हैं। ओके। उसमें पुलिस स्टेशन बेस्ड सपोर्ट सिस्टम, शी टीम, फिर चिल्ड्रंस के लिए है उसमें चिल्ड्रन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, फिर महिला हेल्पलाइन। ओके। तो ये 4 कंपोनेंट को ऐड करके तो वो एक नया अभी स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज़। तो सर ये जो सांत्वना जो स्कीम आपने बताया सर, वो पर्टिकुलर किन महिला, जैसे कोई महिला ट्रबल में है, ओके, कुछ मुश्किल में हुए, ओके, कुछ हस्बैंड से झगड़ा हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ तो वहाँ आ सकते हैं। ओके। कोई बच्चे कहीं बिनवारसी मिले, ओके, या कुछ क्राइम में आ गए बच्चे, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ आ गए, ओके, तो उनकी वहाँ काउंसलिंग हो सकती है। ओके। सीनियर सिटीजन कोई हैं उनको वहाँ लाके काउंसलिंग कर सकते हैं। तो एक मल्टी एजेंसी, एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन जैसा बनाए हैं सांत्वना केंद्र, एक सपोर्ट सिस्टम जैसा। हाँ, सपोर्ट सिस्टम। बिकॉज सोसाइटी का प्रॉब्लम क्या है, कॉम्प्लेक्स रहता है, एक डिपार्टमेंट उसको हैंडलिंग नहीं कर पाएगा। सभी चीज़ केवल FIR दाखिल करने से सॉल्व हो जाएगी इमीडिएट, ऐसा नहीं है। हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो FIR करेंगे तो शायद वो अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, शायद उसमें काउंसलिंग अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। दोनों का काउंसलिंग करें फिर उसको सॉल्व करें, वैसा। वी आर ग्रेटफुल कि सर हम आप लोग मतलब बीइंग इन पुलिस ऑफिसर आप हमारे लिए ये सारी चीज़ें काउंसलिंग और वो सब भी सोचते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज इवॉल्विंग, जैसा जैसा ज़रूरियात होता है उसको नया टेक्नोलॉजी की मदद से, नया थिंकिंग की मदद से उसको रीपैकेज करना और क्या बेस्ट रहेगा सोसाइटी के लिए उसको पोजीशन करना, वैसा। सर जैसे कि हम जानते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट भी है, बट स्टिल मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि
लॉ एनफोर्समेंट का काम सर बहुत ही स्ट्रेसफुल है, बट आप ये प्रेशर हैंडल कैसे करते हैं सर? हाँ, कोई भी आदमी का एक हॉबी और एक रिलैक्स होने के लिए और एक पर्सनल पैशन हो तो बहुत ही अच्छा है। और बैलेंस पर्सनालिटी के लिए एक पर्सनल स्पेस होना ज़रूरी है। तो उसमें मेरी चाइल्डहुड पैशन है ये एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। तो वैसा है मतलब। सर आजकल डिजिटल क्राइम और डिजिटल फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, तो सर उस पर आपका कोई सजेशन या कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को? ये सभी को बहुत अलर्ट रहने का ज़रूरत है और अवेयरनेस ही की है इससे बचने का, साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम से। अवेयरनेस और कोई लालच में नहीं आ जाएं, कोई अननोन नंबर से कोई कॉल कर रहा हो, कुछ बोल रहा हो। स्पेशली इंटरनेट बेस्ड क्राइम, कैजुअल रहने से, लापरवाही से ही अपने विक्टिम बन सकते हैं। और अननोन नंबर या अननोन पर्सन से कोई अप्रोच करे तो उसको नहीं रिस्पॉन्ड करें। और एक अलर्टनेस और अवेयरनेस रहना से ही बच सकते हैं इससे। लालच सबसे बड़ा वो है सर इसमें। हाँ, वो भी एक फैक्टर है। सर आप सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर ही नहीं, एक अकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट भी है, तो सर आपका ये पेंटिंग का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ था सर? ये जर्नी तो एकदम चाइल्डहुड से स्टार्ट हुआ, जब हम 5 या 6 साल के थे। और मेरी पैसन बन गई धीरे धीरे। और पहले लाइक ये फिगरेटिव वर्क्स हुआ करता था, लेकिन लास्ट 30 इयर्स में इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एब्स्ट्रैक्शन। और इंडिया के सक्सेसफुल लोग हैं, सभी से कनेक्ट भी कैसे हो गए, ऑल हैपेंड ऑटोमेटिकली। आई हैव 2 म्यूजियम्स ऑल्सो। और तो सर 5-6 साल से आप अपनी ये जर्नी अपने स्टार्ट करी? यस यस। सर आप पुलिसिंग और आर्ट में कोई कनेक्शन देखते हैं सर? इसका आंसर यस भी है और नो भी है। मतलब क्योंकि पुलिसिंग में भी कैसे किसी का प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, वो भी एक क्रिएटिव प्रोसेस हो सकता है। विद इन लॉ उसको कैसे आप रिफ्रेशिंग वे में देखते हैं। और क्रिएटिविटी क्या है कि आपको ग्राउंडेड रखता है, आपको कनेक्टेड रखता है नेचर के साथ, सोसाइटी के साथ। एक 360 डिग्री व्यूज़ आपको रखना पड़ता है। और अपने आप को आप देख पाते हैं कि वेयर यू स्टैंड। कोई भी चीज़ से एक क्या है कि नेचर के साथ कनेक्ट रहना, ग्राउंडेड रहना, एक रियलिटी से कनेक्ट रहना, डाउन टू अर्थ रहना, ये सब आर्ट एंड पैशन ये सिखाता है। कोई भी चीज़ आप बेस्ट तभी कर पाएंगे ना जब व्हेन यू आर बेस्ट एंड यू आर बेस्ट ह्यूमन बीइंग। और तभी आप दूसरे का प्रॉब्लम भी समझ सकते हैं अच्छे से। नहीं तो यू कैन भी, नहीं तो समझ नहीं आएगा कि सामने वाले का प्रॉब्लम क्या है। ट्रू सर। सो एक क्या है बैलेंस पर्सनालिटी, डाउन टू अर्थ, वो सब ये चीज़ बनाता है कोई भी चीज़। क्रिएटिविटी तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल तो रहता ही है। सामने वाले के इमोशन से कनेक्ट कर पाएंगे तुरंत। कोई भी चीज़ की एक रियलिस्टिक लगेगा और एक डाउन टू अर्थ बात रहेगी। ट्रू सर जी। ट्रू सर। ये बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव था सर आपका, मज़ा आ गया सुन के सर। सर आप अपनी पेंटिंग्स में किस टाइप की थीम्स एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं सर? ये अभी जो है वो एब्स्ट्रैक्शन है। इसको अमूर्त कला बोलते हैं। अमूर्त? हाँ, अमूर्त, जिसमें कुछ फिगर्स नहीं है। ये सभी एक जर्नी है लास्ट 40 इयर्स का। तो उसको इमीडिएट तो हम नहीं समझा पाएंगे तुरंत में, लेकिन आप रीड कर सकते हैं इंटरनेट पे और उस पे। ये क्या है कि समझिए कोई ये मूड को पेंट कर रहा है, समझिए। कोई भी शहर दिन में जो दिख रही है रात में कैसा दिखती है। तो रात में वो एब्स्ट्रैक्शन है समझने के लिए। कोई रोज फ्लावर है तो वो दिख रहा अलग, उसका सेंट कैसा है, ये सेंट को पेंट कर रहा है। और ज़्यादा टाइमलेस और एजलेस चीज़ को पेंट कर रहा है, वैसा है ये। और उसकी जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं होती। पूरी ये ग्लोबल लैंग्वेज है। कोई दूसरे देश का भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटर होगा, उसकी भी लैंग्वेज सेम होगी, बिकॉज ये किसी
कल्चर या कोई भाषा या किसी पर्टिकुलर चीज़ से बंधा हुआ नहीं है। ओके ओके, बहुत ही डेप्थ वाला सब्जेक्ट है सर। हाँ, मतलब एक कमिटमेंट और एक पैशन का बात है। मतलब सर आपने कई एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज करे हैं, तो आपकी आर्ट वर्ल्ड को एग्जिबिट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है सर? हाँ, एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली ग्रेट। आई इन थ्रू दिस एग्जीबिशन एंड थ्रू इंटरेक्शन हम वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाते हैं। 2011 में मेरी न्यूयॉर्क में एग्जीबिशन थी। ओके, पूरे वर्ल्ड के लोग आए, देखे। क्या है, यूनिवर्सल लैंग्वेज। और एक क्या है कि नहीं तो अदरवाइज एकदम आदमी बहुत छोटा रहेगा, खाली जगह है। खाली भी प्लस एक कम्युनिकेट करना, एक यूरोप के देश के साथ कम्युनिकेट करना, अमेरिका के साथ कम्युनिकेट करना, और उसको क्या पसंद है वो इवैल्यूएट कर रहा है आपकी चीज़ को, आप उसकी चीज़ को। तो क्या है, इंटरचेंज ऑफ एनर्जी होती है ना। और ये आर्ट और कल्चर ऐसा है कि बाउंड्री लेस है और टेस्ट सेम ही रहता है। कोई अमेरिकन आर्टिस्ट होगा या वहाँ का क्यूरेटर होगा तो उसकी टेस्ट और वर्डिंग सेम रहती है और वोकैबुलरी भी सेम रहती है। तो यू फील लाइक सिटीजन ऑफ वर्ल्ड। और एक क्या है, मेरे को बहुत मज़ा आता है उसमें, एक अलग कल्चर से इंटरेक्ट करना, उसकी टेस्ट जानना और एक एक्सचेंज होना एक ह्यूमैनिटी से। तो ये आर्ट के थ्रू मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटी भी मिला लोगों से इंटरेक्ट करना। जैसे ली कार्बूजे को ट्रिब्यूट दिए थे अपने 2016 में। तो पेरिस से लोग आए, ली कार्बूजे फाउंडेशन, मोमा म्यूजियम से आए, लोग देखे, बात किए। तो क्या एक मेरे को आई फील एक्साइटेड, एक दूसरा पर्सपेक्टिव लाइफ का मिलता है वैसा। मतलब आपसे ये सीख मिलती है सर कि ये एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एक आर्टिस्टिक अगर पैशन हो आपके पास कुछ, तो उससे आप लाइफ, हाँ मतलब यू टचेस लॉट ऑफ लाइफ एंड लॉट ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट, अक्रॉस बॉर्डर ऑल्सो। नहीं तो पूरे बुक में एक ही पेज रह जाएगा, 10-20 पेज होना चाहिए अलग अलग चैप्टर, एक ही पेज में थोड़ी बुक कंप्लीट हो जाएगा कि मतलब वैसा। थोड़ा इंजॉय भी करें लाइफ में, इंटरेक्ट करें, एक्सचेंज हो कोई भी बात का, थॉट का, फिलॉसफी का। राइट, अपनी चीज़, अपनी कलाकृति को वो लोग देखें, उसकी चीज़ को अपने देखें, देन यू बिकम प्रोबेबली अ रियल ह्यूमन बीइंग। नहीं तो सिमट के छोटे रह जाएंगे। सब चीज़ अच्छा ही है, मतलब सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक क्या है कि एक डाइवर्सिफाइड लाइफ एंड एक कंप्लीट लाइफ भी होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात और तो मेरे को हमेशा एक्साइटिंग लगता है दूसरे कल्चर से इंटरेक्ट करना, उसकी बात को समझना और अपनी बात बोलना। सर आप एक बुक ऑथर भी है, तो आपकी जो बुक है वो कौन से टॉपिक पे बेस्ड है और ये लिखने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया है सर? आई डू मेडिटेशन ऑल्सो, सो मेरे को लगा कि मेरी थॉट जो है, मतलब जो हम सीखे हैं वो चीज़ और लोग भी जाने तो उनको बेनिफिट हो सकता है। 1 to Infinity लिखे, फिर उसके बाद एवरीडे मिरेकल, तो इंस्पिरेशनल बुक्स है और यूथ के लिए कोई भी पढ़े तो पर्सपेक्टिव बड़ा हो और एक सोचने का तरीका, कैसे लाइफ जीना है। मतलब एक सभी लोग तो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा अपनी थॉट दिया वैसा। तो ये इंस्पिरेशन सर आपको मतलब मेडिटेशन करते करते कहीं आया होगा या सब? मतलब खुद लगा कि इतना एक्सपीरियंस लाइफ का हुआ है तो यूथ के लिए कुछ आइडियाज़ बनाएं कि ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। राइट सर। तो वैसा मतलब खुद का ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए और कोई चीज़ अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो उसको ही लिख रहे हैं। ज़रूरी भी है सर, आप जैसे लोग ही आज यूथ का इंस्पिरेशन बनते हैं और वो देख कर ही मोटिवेट होते हैं यूथ। सर इतनी डिमांडिंग जॉब के साथ साथ आप अपनी क्रिएटिविटी के लिए कैसे टाइम निकालते हैं सर? कोई भी चीज़ में कितना फोकस होके करते हैं उस पर डिपेंड करता है। राइट। और तो मेरे को लगता है कि और भी हम बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ को आप कितना भी कॉम्प्लेक्स काम हो, लेकिन पूरी तरह से फोकस है, लेजर फोकस है,
तो इमीडिएट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। ओके। आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड है कोई फिर कर रहा है तो फिर पूरे दिन लग जाएगा, फिर भी श्योर नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। वेरी ट्रू। सो पूरा फोकस से काम करना, और उसके लिए भी मेडिटेशन जैसा हो के फोकस होना, तभी आप फोकस भी हो पाएंगे। ओके। नहीं तो हमेशा एक आंधी चलता रहता है, आपकी थॉट की आंधी चलती रहती है हमेशा, आपका बुद्धि का आंधी चलता रहता है, जजमेंटल रहते हैं आप हमेशा, और ईगो का रहता है। कोई भी आपके बारे में कहीं कुछ बोला तो हर्ट हो जाते हैं, हमेशा हर्ट होते रहते हैं हम लोग। तो कैसे आप फोकस हैं, आप पीस कितने हैं। अगर पूरा पीस है तो 4 लेवल पे आपको पीसफुल होना पड़ेगा। बॉडी तो रुक रहा है, थॉट रुक रहा है कि नहीं, विचार बंद है कि नहीं, नहीं तो विचार का आंधी है, आप हिल रहे हैं उसमें। वैसे ही बुद्धि भी एक्टिव है और ईगो भी एक्टिव है, तो फिर आप शांत हैं ही नहीं। आपके ऊपर 4 फिल्म लगा हुआ है। अच्छा। फिर आप कोई भी चीज देखेंगे तो वो आपकी जजमेंट परफेक्ट नहीं रहेगी। ट्रू। तो ये बहुत से लोगों को ऐसा शायद मालूम नहीं भी हो, तो फिर वो गलत हो रहा है ना। आपकी ईगो की फिल्टर भी लगी हुई है, बुद्धि की भी हर चीज में। तो ये चारों को शांत करना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम अ चाइल्ड लाइक, तब आप शांत हैं। ये तो शांत है ही नहीं। आप बोल रहे हैं आप शांत हैं, बैठे हुए हैं दिन भर सोफा पे, लेकिन आप थके जा रहे हैं। सुबह शाम तक बैठे ऐसे, बाहर वाले लोग बोल रहे हैं, कोई देखा बोला ये तो आराम से बैठे हैं, लेकिन वो थक रहा है बैठे बैठे, क्योंकि एक्टिव है ना। माइंड आपकी एक्टिव है, थॉट एक्टिव है, राइट, ईगो एक्टिव है। तो आप काम तो चालू ही रख रहे हैं अंदर, बैठे हैं खाली बॉडी। तो वैसा कोई भी चीज को मतलब ऐसे करने से बहुत सारा आपकी आउटपुट बढ़ सकती है। रियल वे भी वैसा ही है। आजकल वो सर रील्स के ज़माने में तो ये फोकस बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है लोगों के लिए। नहीं, इट डिपेंड्स कि आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं कि इंटरनेट आपको यूज कर रहा है। मतलब आप सिलेक्टेड वे में, उससे डिटैच्ड वे में उसको यूज कीजिए ना, उसको टूल्स तरीके यूज करें वैसा। फिर भी फोकस तो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ में, तभी एक इनक्रेडिबल रिजल्ट तभी आएगा। और बहुत पीसफुल रहना भी बहुत ज़रूरी है सर, तभी वी कैन बी सर्टेन इन दिस अनसर्टेन वर्ल्ड। सब चीज़ बहुत वेरिएबल है, उसमें एक सर्टेन और डेफिनेट रहना के लिए अपने को बहुत पीसफुल रहना ज़रूरी है। और बोलते हैं ना, माया है, उसको कोई समझ नहीं पाया, सही बात, उससे कोई बच नहीं पाया। सही बात है। लेकिन आप पीसफुल हैं तो आप जजमेंट ले सकते हैं, ये सच्चा है बात, ये सही है, ऐसा सही है। लेकिन आपको पीसफुल रहना पड़ेगा, बिल्कुल। अपने सभी इंडिविजुअल में, हम लोग में कैपेसिटी रहती है। ओके, बहुत ही अलग और डेप्थ वाला पर्सपेक्टिव मिला सर। ये तो बहुत ही रेयर लोगों को मालूम, मतलब आजकल के यूथ को तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है सर हमें। सर, आजकल पुलिस स्टेशंस और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, तो आप डिज़ाइन से फंक्शनैलिटी को कैसे कनेक्ट करते हैं और कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं सर आप? हाँ, जैसा वर्क प्लेस वैसा ही आउटपुट। आपको जानकर ये बहुत खुशी होगा कि हाल ही में अहमदाबाद शहर में बहुत अच्छा पुलिस कमिश्नर ऑफिस और एक बहुत वर्ल्ड क्लास लेवल का बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके अंदर जो कंट्रोल रूम है वो भी, और उसको देखने के लिए पूरे अलग अलग जगह से पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। और कनाडा के आर्किटेक्ट बनाए, तो नई नई बिल्डिंग्स तो बहुत अच्छी बन रही है, और इंटीरियर भी वैसा ही, ताकि एक वर्क कल्चर भी और एक क्या आउटपुट भी एक वर्ल्ड क्लास मिल सके लोगों को। पुलिसिंग भी एकदम बहुत फाइन और बहुत बहुत पब्लिक के लिए बहुत संतोष देने वाला वैसा। क्या बात है सर। सर, एक परफेक्ट आर्ट स्पेस या राइटिंग स्पेस रीडिज़ाइन करना हो तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आपके हिसाब से होने चाहिए सर? इन्वायरमेंट इज़ मोर पावरफुल देन अस। वो चीज़ बहुत इंस्पायरिंग हो, और इट डिपेंड्स करेगा सभी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे, कैसा किसका टेस्ट है। फिर भी एक बहुत इंस्पायरिंग स्पेस हो जिसमें बहुत अच्छा लाइटिंग, बहुत अच्छा ऑक्सीजन लेवल, प्लस इंस्पायरिंग और ट्रिगर्स अवेलेबल हो। किसको क्या इंस्पायर करता है, वो चीज़ का ऑब्जेक्ट
कोई स्कल्पचर या कोई चीज़ अलग अलग, सभी के लिए अलग अलग चीज़ रहती है जो इंस्पायर करती है। ट्रू। तो वैसा एम्बियंस हो तो ऑटोमेटिक आउटपुट बढ़ जाएगी उसमें। सभी चीज़, चेयर से लेके उसकी स्पेस, कलर, सभी चीज़। फिर भी अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी तो वो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करेगी कि कितना वो खुद फोकस्ड है। ट्रू। और अपने आप को कितना पीस रखा है। ट्रू। और कितना सुपर कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है वो। लेकिन सभी चीज़ मैटर करेगी। और एक इंस्पायरिंग वो वर्क स्पेस हो तो आदमी थकेगा नहीं और बहुत अच्छा आउटपुट आएगा, उसको बूस्टिंग मिलेगा। हाँ हाँ, यस यस। सर, अगर आप पुलिस फोर्स में नहीं होते तो कौन सा प्रोफेशन चूज करते? ये तो अभी बताना बहुत मुश्किल है। इनको भी ऐसा चीज़ जिसमें पब्लिक के लिए काम करते। ओके। और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते। सर, कोई यादगार या फनी इंसिडेंट जो आपके करियर के दौरान हुआ हो? सर, बहुत सारा है ऐसा तो, लेकिन पोरबंदर में इनिशियल पीरियड में काम करने में बहुत अच्छा लगा। ओके सर। और जो देश के विरुद्ध में काम किए थे और गोसाबारा लैंडिंग में थे और 10 साल से भागे हुए थे, उसको हम लोग पकड़े। उसमें इंटरेस्टिंग रहा, 17 एजेंसी मिल करके हम लोग उसको पकड़े थे। टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने में बहुत अच्छा रहा। राइट सर। और उसको इम्प्लीमेंट करना, उससे पब्लिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उससे स्पेशली निर्भया प्रोजेक्ट। ओके। उसको कोई भी आईटी का प्रोडक्ट में काम करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इमोशंस दोनों मिल रहे हैं। तो क्या है वो, इट बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। तो सर, जो सबसे आपके करियर का जो सबसे यादगार इंसिडेंट है या सबसे चैलेंजिंग इंसिडेंट है, वो भी आप मतलब पोरबंदर में जो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग में हुआ था, मतलब बहुत ही बड़ी बात है सर। पहली पोस्टिंग में आपने इतना चैलेंजिंग। कोई लीडर ही बोले थे हमको कि पकड़ना है तो इसको पकड़िए। लेकिन उसको पकड़ना उस समय बहुत डिफिकल्ट जैसा था। ओके। क्योंकि दाऊद का आदमी था और विदेश में 10 साल से भागे हुए हैं। बाई चांस ऐसा हो गया, सेंट्रल आईबी, स्टेट आईबी, सीबीआई, रॉ, एटीएस, पोरबंदर पुलिस और भी बहुत सारी एजेंसीज, 17 एजेंसीज मिले और सब लोग सपोर्ट किए। और 2-3 दिन तक तो पब्लिक को भरोसा नहीं हुआ था कि सच्ची में वो को ले आया है। अच्छा रहा, अभी लास्ट तक प्रोसिक्यूट हुआ। अभी 1 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट उसको बेल दिया। अच्छा। 20 साल तक तो अंदर ही रहा वो। अच्छा। ना 150-200 गुना था उसके ऊपर। तो सर, कोई एक मैसेज जो आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स को या यूथ को देना चाहेंगे? वर्क हार्ड एंड हैव फेथ ऑन द यूनिवर्स। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। कर्म आप करिए, फल तो वो 10 टाइम्स करके देगा। जितना आप सोचे नहीं होंगे उससे 100 टाइम्स करके मिलेगा। लेकिन आप काम अपना करिए अच्छे से और बिलीव इन मिराकल। एवरी डे इज ए मिराकल। ओके। और आप एक्सपेक्ट करेंगे तो होगा। एक्सपेक्ट ए मिराकल एवरी डे, ये कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा आपकी सोच होनी चाहिए। ऑटोमेटिक होगा, ये यूनिवर्स ऐसा है, जो आप सोचते हैं वही चीज़ हो जाता है। तो आप अच्छा पॉजिटिव हमेशा सोचें और सक्सेस का ही अपने को हमेशा सक्सेसफुल ही देखें, तो ऑटोमेटिक वो होगा। और बहुत अपॉर्चुनिटी है और पूरा लाइफ इज़ लाइक ए सेलिब्रेशन। और अपना काम पे ही फोकस करें और रिजल्ट तो दौड़ के आएगा, सामने से आएगा। लेकिन काम अपना करना ज़रूरी है और पूरी मेहनत से। देयर इज ए मिराकल एवरीवेयर। एक्सपेक्ट करें कि अरे कहीं सारू थवानुं है, ऐसा वेट करें तो ऑटोमेटिक होगा वो। ऐसा जैसे आपने अभी बोला, फल की चिंता मत कर, कर्म किए जा। हाँ, मतलब एटलीस्ट मेरे साथ तो हुआ, इसीलिए बोल रहे हैं। सर, कोई एक बुक जो आपके दिल के बहुत करीब हो और जो इससे आप बार बार पढ़ना चाहते हैं? ऐसा तो बहुत नहीं, लेकिन नेपोलियन हिल का बुक हमको पसंद आया उसका। ओके सर। और कुछ स्पिरिचुअल बुक भी है। ओके सर। रामाश्रम सत्संग मथुरा का लिखा हुआ। अपनी भी 2 बुक है, वो भी कोई पढ़ सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल बुक हमको बहुत डीप रूटेड, और गीता और रामायण
क्या बहुत सारी मीनिंग है उसमें, और बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। मतलब लेकिन सभी को पढ़ना चाहिए बुक, कैसा भी डेली 1 आवर 2 आवर तो पढ़ें। अच्छा। एक वीक में एक बुक तो कंप्लीट करें। अपने यहाँ रीडिंग हैबिट्स यूथ में थोड़ा कम ही है, मतलब, और हम तो पढ़ते हैं, डेली 1 आवर पढ़ना चाहिए। कोई भी बुक ले, कोई भी मोटिवेशनल, सभी पब्लिश्ड बुक सभी अच्छी रहती है। आप पढ़ें तो क्या है, आपकी ब्रेन भी एक्टिव रहती है, आपकी थिंकिंग पावर एक्टिव रहती है, और आप ज़्यादा आगे बढ़ेंगे लाइफ में। बिकॉज जो भी आदमी लिखा है उसकी पूरी लाइफ की समरी लिखा है उसमें, तो उतना टाइम आप सेव किए उसको पढ़ के। वारन बफेट क्या है, पूरे दिन में 8 घंटा पढ़ते ही है, ऑफिस में पढ़ता ही रहता है वो। अच्छा। तो और उसके आप देख सकते हैं वेल्थ कितना, सक्सेस कितना है। तो डेली 1 आवर मिनिमम तो सभी यूथ को पढ़ना चाहिए बुक। कोई भी मोटिवेशनल बुक हो सकता है, एकेडमिक तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी बुक है, मैनेजमेंट का बुक है। तो डेली 1 आवर तो पढ़ें, 1 आवर 2 आवर, तभी ग्रोथ आएगी आपको लॉन्ग टर्म में। जो बुक पढ़ते हैं डेली और जो बुक नहीं पढ़ते हैं उसमें 10 टाइम्स इनकम का गैप है। ओके। ऐसा रिसर्च में पाया गया, उससे ज़्यादा ही गैप है। तो आपकी सक्सेस रेट बढ़ जाती है उसमें, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली ग्रैब करते हैं छोटी छोटी चीज़, तो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करते हैं। रीडिंग तो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा है। अब ये हम भी कंसिडर करेंगे सर आज से। हाँ, एकदम नहीं पढ़ रहे हैं मतलब समझिए दिमाग को भंगार बना रहे हैं आप। नहीं, सब लीजिएगा नहीं, लेकिन भंगार ही समझिए रख रहे हैं आप। सब टूटा फूटा गाड़ी रखते हैं अंदर, उसको हटाइए, तभी नया चीज़ लेंगे तो पुराना हटेगा ना सर। और कोई भी बुक, सभी बुक अच्छी ही रहती है, उसमें कुछ तो 4 लाइन तो अच्छा होगा ही ना, उसको पढ़िए ना। जो लिखा होगा बेचारा पूरी मेहनत करके लिखा होगा, अच्छा ही चीज़ लिखा है, तो कोई ख़राब तो चीज़ लिखेगा नहीं, तो उसको पढ़िए। साल में रखिए, साल में अगर आप 50 बुक पढ़ जाते हैं बहुत, फिर आपकी अर्निंग पावर एकदम बढ़ जाएगी, और आपकी सक्सेस रेट, और आप ज़्यादा एम्पैथेटिक हो जाएंगे, और बहुत बैलेंस आप सोचेंगे, और आपके लाइफ में चेंजेस आने लगेगा रीडिंग से खाली। और डेली लिखिए भी, एक पेज ले करके अपनी 10 गोल्स लिखिए। सबसे बड़ा विपन है ये दुनिया में, तो भी इससे बड़ा नहीं है, समझिए, पेन से इससे बड़ा विपन कुछ नहीं है दुनिया में। और ये कागज़, एक कागज़ का टुकड़ा और पेन, और आप 10 अपनी एम्बिशन या गोल्स लिखिए, खाली डेली लिखिए, खाली 10 गोल हम 2 साल के बाद ये अचीव करना चाहते हैं। और बुक रीडिंग 1 घंटा, बाकी जो करना करते रहे, 1 घंटा पढ़िए, तो देखिए चेंज क्या आता है। 6 महीने में चेंज नहीं आएगा तो बताइएगा, चेंज आ जाएगा। आज ही सभी लोग 8-8 10-10 बुक ले आइए, कुछ भी, कहीं भी, सेकेंड हैंड बुक ओके, नो प्रॉब्लम, इवन ऑनलाइन बुक है इट्स ओके, लेकिन 1 घंटा पढ़िए तो क्या है, बट लाइफ चेंजिंग ये सब आइडियाज़ है। जो बुक पढ़ते हैं और जो बुक नहीं पढ़ते उसमें 10 टाइम्स इनकम का गैप है। थैंक यू सो मच सर, आपका कीमती टाइम निकाल करके शो में आने के लिए खूब खूब धन्यवाद सर। नहीं, थैंक यू सो मच उत्सव जी फॉर इनवाइटिंग मी, सर, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल सक्सेस। थैंक यू सर।